Bismillahirrahmanirrahim. Now we are starting our another lecture on the topic of biopharmaceutical aspects of dosage form development and pharmacokinetics. And in the syllabus we have also one more topic, that is bioavailability and bioequivalence. You can see here, this is our topic, topic number 6 of syllabus, bioavailability and bioequivalence, in which we need to discuss the introduction, bioavailability types, parameters, significance, study protocols, methods of assessment of bioavailabilities, bioequivalence studies, designs, components, applications and report formats. These topics which we need to discuss. We will also discuss in the same heading in vitro in vivo correlation, because this is called IVIVC और बायो वेवर्स और द बायो अवेलेबिलिटी की वेवर के हवाले से जो है वो ये टॉपिक है. सो दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस इन द सेम चैप्टर अंडर द सेम हेडिंग. सो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर, ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इन vivo bioavailability and bioequivalence. Now first of all, drug product performance in vivo may be defined as the release of a drug substance from the dosage or from the drug product leading to bioavailability of drug substance. तो ड्रग प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कब आएगी? जब ड्रग जो है वो अपनी ड्रग प्रोडक्ट से रिलीज़ होगी बॉडी में, तो फिर वो उसकी परफॉर्मेंस होगी. द असेसमेंट ऑफ ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज इम्पॉर्टेंट सिंस bioavailability is related both to the pharmacodynamic response and the adverse events. सो दैट इज़ वाई इसकी जो ड्रग की परफॉर्मेंस है उसको असेस करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका ताल्लुक बायोअवेलेबिलिटी से है. बायोअवेलेबिलिटी होगी तो ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक रिस्पॉन्स भी आएगा और ड्रग के एडवर्स इवेंट भी उसी से होंगे. दस परफॉर्मेंस टेस्ट रिलेट द क्वालिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट टू क्लिनिकल सेफ्टी एंड एफिकेसी. अब क्योंकि ये फार्माकोडायनेमिक रिस्पॉन्स की भी बात की और एडवर्स इफेक्ट की भी बात की, तो लिहाजा परफॉर्मेंस ऑफ द ड्रग शुड बी इवेल्युएटेड बेस्ड अपॉन द क्वालिटी ऑफ ड्रग, कि वो ड्रग जो है उसकी क्लिनिकल सेफ्टी कितनी है और एफिकेसी कितनी है. यानी सेफ्टी और एफिकेसी दोनों पैरामीटर बायोअवेलेबिलिटी से कोरिलेट करके देखने हैं. बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज़ आर ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस. क्या है बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज़? ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस स्टडीज़ यूज टू डिफाइन द इफेक्ट ऑफ चेंजेस in physicochemical properties of drug substance, the formulation of drug and the manufacturing process of a drug product. अच्छा, बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज क्या है? वो चेक करेगी ड्रग परफॉर्मेंस की जो परफॉर्मेंस है उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है. अगर हम चेंज कर रहे हैं ड्रग की फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, फार्मूलेशन प्रॉपर्टीज़ या उसके मैन्युफैक्चरिंग मेथड को चेंज कर रहे हैं, तो उससे ड्रग की परफॉर्मेंस पे और बायोअवेलेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है. अब ये फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़, फार्मूलेशन प्रॉपर्टीज़, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, ये सब हम ऑलरेडी बायोफार्मास्यूटिक्स के पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं. ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस स्टडीज़ आर यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट. दोनों में, कि न्यू ड्रग प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हो या जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं, दोनों में ड्रग परफॉर्मेंस स्टडीज़ जो है वो करना ज़रूरी होता है. बायोअवेलेबिलिटी is one aspect of the drug product quality that links the in vivo performance of new drug product to the original formulation that was used in clinical safety and efficacy studies. तो बायोअवेलेबिलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ड्रग प्रोडक्ट की क्वालिटी को लिंक करने का. वो लिंक कैसे करने का? कि इसकी इन वीवो परफॉर्मेंस यानी इन साइड बॉडी परफॉर्मेंस ड्रग की कैसी है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एज वेल एफिकेसी. अगर बायोअवेलेबिलिटी मुनासिब होगी तो ड्रग सेफ भी होगी और एफिकेसी भी आएगी. बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ आर ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस टेस्ट. बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ क्या है? इसके बरक्स ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस टेस्ट दैट कंपेयर द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ सेम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट फ्रॉम वन ड्रग प्रोडक्ट विच इज़ टेस्ट प्रोडक्ट टू ए सेकेंड ड्रग प्रोडक्ट विच इज़ रेफरेंस प्रोडक्ट. तो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ क्या है? कि इसमें ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाता है और कंपेयर की जाती है बायोअवेलेबिलिटी किस चीज़ की? सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट की टेस्ट प्रोडक्ट में और रेफरेंस प्रोडक्ट में. रेफरेंस प्रोडक्ट कौन सी होती है? जो कि इस्टेब्लिश ब्रांड होती है, और टेस्ट प्रोडक्ट होती है जो हम नई बना रहे हैं, जिसको हम जेनेरिक प्रोडक्ट कहते हैं. बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस कैन बी कंसिडर्ड एज मेजर ऑफ ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इन विवो. लिहाजा
बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस को हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये मेजर कर रहे हैं क्या चीज़, ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इनसाइड द बॉडी यानी इन वीवो। नाउ बायो इक्विवेलेंस स्टडीज इन न्यू ड्रग डेवलपमेंट, ठीक है, न्यू ड्रग डेवलपमेंट NDA से भी जिसको एब्रीविएट करते हैं। ड्यूरिंग ड्रग डेवलपमेंट बायो इक्विवेलेंस स्टडीज आर यूज्ड टू कंपेयर अर्ली एंड लेट क्लिनिकल ट्रायल फॉर्मुलेशन, B use in clinical trial and stability studies, and if different clinical trial formulation to be marketed drug product and different product strength equivalence as appropriate। तो हम बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ न्यू ड्रग की कब करते हैं, एक तो सूरत वो होती है A पार्ट अर्ली एंड लेट क्लिनिकल ट्रायल फार्मूलेशन, यानी जब हमने अर्ली क्लिनिकल ट्रायल किए थे ड्रग की तो उसकी फार्मूलेशन कुछ और यूज़ की थी, और जब वो सक्सेस हो गई थी तो बाद में लेटली हमने उसकी कोई और डोजेज फॉर्म बना ली थी। तो दोनों को कंपेयर करते हैं कि दोनों की बायो अवेलेबिलिटी सेम आ रही है या नहीं, तो हम उसकी बायोइक्विवेलेंस स्टडी करते हैं। या फिर फार्मूलेशन यूज़ इन क्लिनिकल ट्रायल एंड स्टेबिलिटी स्टडीज़ इफ डिफरेंट, कि वो फार्मूलेशन जो क्लिनिकल ट्रायल में यूज़ हुई और जो स्टेबिलिटी स्टडीज़ में ड्रग की डेवलपमेंट में यूज़ हुई, दोनों में अगर फ़र्क है, क्योंकि स्टेबिलिटी स्टडीज़ के बाद जो फार्मूलेशन होगी वो फाइनल फार्मूलेशन होगी, तो फिर उन दोनों में अगर फ़र्क है तो फिर उनकी भी बायोइक्विवेलेंस स्टडी की जाती है और ये चेक किया जाता है कि दोनों की बायो अवेलेबिलिटी सेम है या नहीं है। इसके अलावा या फिर क्लिनिकल ट्रायल फार्मूलेशन एंड टू बी मार्केटेड ड्रग प्रोडक्ट, कि वो जो ड्रग क्लिनिकल ट्रायल में यूज़ की गई थी वो और वो ड्रग जो मार्केट में ले जाई जाएगी, उन दोनों में फ़र्क आ रहा है, तो फिर उस सूरत में भी दोनों की बायोइक्विवेलेंस चेक करनी पड़ती है कि दोनों बॉडी के अंदर इक्विवेलेंटली जो है वो बायो अवेलेबल है या नहीं है। या फिर प्रोडक्ट स्ट्रेंथ इक्विवेलेंस एज अप्रोप्रिएट, यानी फॉर एग्जांपल आपने एक ही प्रोडक्ट का 100 मिलीग्राम का कैप्सूल बनाया और 100 मिलीग्राम का टैबलेट बनाया और 100 मिलीग्राम का सिरप भी बना लिया, तो वो डिफरेंट जो है उसकी जो प्रोडक्ट्स की जो डोजेज फॉर्म है, लेकिन सेम प्रोडक्ट है, सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो उस सूरत में भी तीनों को बायोइक्विवेलेंस के लिए चेक किया जाएगा। Bioequivalence study design are used to support new formulation of previously approved products such as new fixed dose combination version of two product approved for co-administration or modified release version of immediate release product। इसके अलावा बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ हम किसके साथ कर सकते हैं, टू सपोर्ट द न्यू फॉर्मुलेशन ऑफ प्रीवियसली अप्रूव्ड प्रोडक्ट, यानी फॉर एग्जांपल के 2 टैबलेट हैं वो अलग अलग दी जा रही हैं, उनसे जो बायो अवेलेबिलिटी आती है उन ड्रग की वो अलग, लेकिन अब हमने उन 2 टैबलेट का कंबाइन करके कॉम्बो प्रोडक्ट बना दिया, तो वो यानी एक ही टैबलेट में वो दोनों मौजूद हैं, तो फिर हम उनको देखेंगे कि वो एक टैबलेट से जो हम दे रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट एक ही टैबलेट में दे रहे हैं, उससे उन दोनों अलग अलग प्रोडक्ट की बायो अवेलेबिलिटी क्या आती है और अलग अलग देने में क्या बायो अवेलेबिलिटी आती है, तो उसको भी बायोइक्विवेलेंस स्टडी कहते हैं। और अगर हमने एक टैबलेट है वो इमीडिएट रिलीज़ थी, यानी जैसे सपोज दिन में 3 टाइम दे रहे थे और उसकी मॉडिफाइड बना ली, मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म बना ली जो दिन में सिर्फ एक दफ़ा देनी है, तो हम उसको भी कंपेयर कर सकते हैं कि वो जो इमीडिएट रिलीज़ होगी दिन में 3 दफ़ा देंगे और उससे देखेंगे कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी आ रही है, और जो मॉडिफाइड रिलीज़ होगी वो दिन में एक दफ़ा देखेंगे कि उससे बायो अवेलेबिलिटी कितनी आ रही है। अगर दोनों की बायो अवेलेबिलिटी सेम है तो इसका मतलब है ये बायोइक्विवेलेंस साबित हो गई, तो ड्रग जो है वो सही है और हमने जो मॉडिफाइड रिलीज़ बनाई है वो ठीक है, या ये जो कॉम्बो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनाई है ये सही बनाई है। अच्छा, इसके अलावा पोस्ट अप्रूवल इन वीवो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ में बी नीडेड टू सपोर्ट रेगुलेटरी अप्रूवल ऑफ मेजर चेंजेस इन फार्मूलेशन मैन्युफैक्चरिंग और साइट इन कंपैरिजन टू द रेफरेंस फार्मूलेशन, यूजुअली द प्री चेंज फार्मूलेशन। अच्छा, दूसरी सूरत में क्या होता है कि जैसे हमने पोस्ट अप्रूवल यानी हमें जो है ड्रग का अप्रूवल मिल गया रेगुलेटरी बॉडी से, अब हम उसको लार्ज स्केल पे बनाने जा रहे हैं। लार्ज स्केल पे बनाने जा रहे हैं तो फिर हमने कुछ उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं फार्मूलेशन में, मैन्युफैक्चरिंग के मेथड में, साइट में, तो फिर उसके बाद हमें दोबारा भी ये जो नई अब जो थोड़ी चेंजेस करने के बाद जो फार्मूलेशन फाइनली तैयार हुई है तो इसको भी बायोइक्विवेलेंसी इसकी चेक की जाती है, यानी बायो अवेलेबिलिटी कंपेयर की जाती है उस प्री अप्रूवल फार्मूलेशन से जिसको हमने क्लिनिकल ट्रायल में यूज़ किया है। तो इसको भी रेगुलेटरी बॉडी मांगती है कि पोस्ट अप्रूवल अगर आपने चेंजेस किए हैं तो उसके बाद फिर ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें चेक करके भेजें और उसकी स्टडीज़ भी हमें करके भेजें।
यहाँ पे ड्रग है, टेबल 16.1 ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, न्यू प्रोडक्ट ड्रग डेवलपमेंट फॉर NDA यानी न्यू ड्रग एप्लीकेशन. ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस may be determined in vivo by bioequivalence study or in vitro by comparison of dissolution studies और dissolution profile. अब ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, क्लिनिकल ड्रग प्रोडक्ट, क्लिनिकल सेफ एफिकेसी एंड सेफ्टी स्टडीज़, फार्माकोकाइनेटिक एंड बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज़ इस वक्त कर ली गई. अब क्या हुआ, मार्केटेड ड्रग प्रोडक्ट मीन्स ब्रांड, डिसोल्यूशन प्रोफाइल एंड और बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, डिसोल्यूशन प्रोफाइल और बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ इन तमाम जगहों पर हमें चाहिए होती है. ये क्लिनिकल ड्रग प्रोडक्ट यानी क्लिनिकल ट्रायल में जब आपने ड्रग यूज़ की थी और मार्केटेड ड्रग प्रोडक्ट अगर दोनों में फ़र्क आ रहा है तो फिर आपको डिसोल्यूशन प्रोफाइल और बायोइक्विवेलेंस स्टडी करनी पड़ेगी. और अगर पोस्ट अप्रूवल चेंजेस आप कर रहे हैं तो फिर आपको डिसोल्यूशन प्रोफाइल या फिर इन वीवो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ करनी पड़ेगी. जो डिसोल्यूशन प्रोफाइल है ये इन विट्रो टेस्ट भी कहलाता है, जो कि मैंने आपको सिलेबस में बताया कि ये है इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन, जिसको हम डिसोल्यूशन प्रोफाइल भी यहाँ पर कह रहे हैं. नाउ द इनिशियल सेफ्टी एंड क्लिनिकल एफिकेसी स्टडीज़ ड्यूरिंग न्यू ड्रग प्रोडक्ट or new drug development may use a simple formulation such as hard gelatin capsule containing only the active ingredient diluted with lactose. तो इस शुरू में जब हम इनिशियल सेफ्टी और एफिकेसी स्टडीज़ कर रहे होते हैं न्यू ड्रग डेवलपमेंट के प्रोसेस में, तो जो हम फार्मूलेशन स्टार्ट करते हैं उस वक्त ट्राई कराते हैं वो आम तौर पर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में एक्टिव इंग्रेडिएंट डाल देते हैं डाइल्यूएंट लैक्टोज के साथ. If the new drug demonstrate appropriate human efficacy and safety, a to be marketed drug product, for example compressed tablet, may be developed. अच्छा, अब ये हार्ड जेलेटिन कैप्सूल जब हम शुरू में हमने स्टडीज़ की, ये साबित हो गई कि ये ठीक प्रोडक्ट है, प्रूफ हो गई क्लिनिकल स्टडीज़ में. अब हमने कहा कि इसकी फ़ाइनल जो प्रोडक्ट वो बनाए, क्या हम इसको कैप्सूल फॉर्म में ही मार्केट में लाना चाहते हैं. लेकिन अगर कैप्सूल फॉर्म इज़ बिट एक्सपेंसिव, उससे बेहतर है कि अगर टैबलेट सबसे सस्ती होती है, सबसे चीप होती है, तो क्या उसको टैबलेट फॉर्म में लाया जा सकता है. पता चला टैबलेट फॉर्म में लाया जा सकता है. अब हमने क्या किया कि उसको टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी इनिशियल जो है उसको जो क्लिनिकल स्टडी की थी वो हमने की थी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में, अब टैबलेट बना ली. तो अब क्या है, सिंस द इनिशियल सेफ्टी and efficacy studies were performed using a different formulation, that is hard gelatin capsule, and the pharmaceutical manufacturer must demonstrate that the to be marketed drug product demonstrate equivalent drug product performance to the original formulation. यानी अब आपने शुरू में तो ये किया था कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल यूज़ किए थे, अब बाद में आपने कॉम्प्रेस टैबलेट बना ली, लिहाजा और कॉम्प्रेस टैबलेट को आप मार्केट में लेकर जाएंगे. तो फिर अब आपको ये साबित करना पड़ेगा बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ करने के बाद कि जो ड्रग का रिलीज़ प्रोफाइल है और बायोअवेलेबिलिटी वो सिमिलर है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में से जितनी हो रही है बायोअवेलेबिलिटी, उतनी ही कॉम्प्रेस टैबलेट से भी बायोअवेलेबिलिटी आ रही है. Equivalent drug product performance is generally demonstrated by an in vivo bioequivalence study in normal healthy volunteers. आम तौर पे ये जो बायोइक्विवेलेंस स्टडी की जाती है वो इन वीवो यानी ह्यूमन में की जाती है और उसके लिए नॉर्मल हेल्दी वॉलंटियर्स लिए जाते हैं. बट सिवाय चंद एक सिचुएशन के जहाँ पर हम हेल्दी वॉलंटियर्स पे वो ड्रग ट्राई नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल एंटी हाइपरटेंसिव है, क्योंकि नॉर्मल हेल्दी वॉलंटियर्स का ब्लड प्रेशर बढ़ना बहुत लो हो जाएगा. एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं, इसी तरह से एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, नॉर्मल हेल्दी वॉलंटियर्स पे हम ट्राई नहीं कर सकते. एंटीबायोटिक्स हाँ कर सकते हैं, पेन किलर्स कर सकते हैं. Under certain conditions, equivalent drug product performance may be demonstrated in vitro using comparative dissolution profile. और कुछ कंडीशन में हमें ये अलाउ होता है कि ड्रग प्रोडक्ट को हम बजाय इन वीवो करने के इन विट्रो भी चेक कर सकते हैं कि वो बायोइक्विवेलेंट है या नहीं. उनके लिए हम उनका डिसोल्यूशन प्रोफाइल कंपेयर कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं द कंपैरेटिव डिसोल्यूशन प्रोफाइल, जो कि आपके सिलेबस का ये पार्ट है. ये भी हम कवर करेंगे इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन. उसमें फिर इन वीवो टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसको हम बायोवेवर भी कहते हैं. Now, as stated above, the marketed drug product that is approved by the US Food and Drug Administration may not be the same formulation that was used in original safety and clinical efficacy studies. तो जैसे वो ये कह रहे हैं ऊपर बताया गया है कि हो सकता है कि मार्केटेड ड्रग प्रोडक्ट जो FDA यानी अमेरिका की रेगुलेटरी बॉडी अप्रूव कर रही है
वो ना हो जो कि इनिशियल क्लिनिकल डेटा में, क्लिनिकल ट्रायल में यूज़ की गई थी। यानी जैसे उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि इनिशियल स्टडीज़, जो क्लिनिकल स्टडीज़ की गई थी वो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में की गई थी, और जो प्रोडक्ट मार्केट करने जा रहे हैं आप उसी प्रोडक्ट की, उसी एक्टिव इंग्रेडिएंट की वो टैबलेट फॉर्म में करने जा रहे हैं। सो आफ्टर द ड्रग प्रोडक्ट इज अप्रूव्ड बाय द FDA एंड मार्केटेड, द मैन्युफैक्चरर में परफॉर्म चेंजेस टू द फॉर्मुलेशन। ठीक है, क्योंकि लार्ज स्केल पे जब आप बना रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा फिर आपको छोटी मोटी कुछ फॉर्मुलेशन में चेंजेस करनी पड़ती हैं। These changes to the marketed drug product are known as post approval changes, और इसको पोस्ट अप्रूवल चेंजेस कहते हैं, और इसको बताना रेगुलेटरी बॉडी को ज़रूरी होता है। These post approval changes often termed as SUPAC, यानी स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, यानी स्केल अप यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर, स्केल अप मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं। बेस्ड ऑन सेवरल FDA गाइडेंस डॉक्यूमेंट, यानी FDA ने इसके गाइडेंस डॉक्यूमेंट दिए, जिसमें क्या है, कुड इंक्लूड ए चेंज इन द सप्लायर ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। अगर आप एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है उसका सप्लायर चेंज कर रहे हैं तो वो भी बताना ज़रूरी है। ए चेंज इन द फार्मूलेशन, यानी फार्मूलेशन में कोई भी चेंज की है, इंग्रेडिएंट चेंज किया है, फार्मूलेशन चेंज कर दी है, डोजेज फॉर्म चेंज कर दी है, यानी वही कैप्सूल से टैबलेट कर दिया है, या सिरप कर दिया है, या पाउडर कर दिया है, तो वो बताना ज़रूरी है। ए चेंज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चेंज किया गया है, एंड और ए चेंज इन द मैन्युफैक्चरिंग साइड, इवन कि आपने मैन्युफैक्चरिंग साइड भी चेंज की है तो वो भी स्केल अप पोस्ट अप्रूवल चेंजेस कहलाएगा, और वो भी आपको रेगुलेटरी बॉडी को बताना ज़रूरी है। Now in each case the manufacturer must demonstrate that drug product performance did not change and is the same for the drug product manufactured before and after the scale of post approval changes। और तो इसमें आपको एक्चुअली ये साबित करना होगा, डेमोस्ट्रेट करना होगा रेगुलेटरी बॉडी को कि ये जो आपने इसमें से जो हमने यहाँ पे चेंजेस का तस्करा किया है, इसमें से कोई भी चेंज करने से जो आपने चेंजेस की हैं स्केल अप करने के लिए पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, उस चेंजेस जिससे ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी और ड्रग की परफॉर्मेंस पे किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा, वही परफॉर्मेंस है ड्रग की जो कि जब आपने जो है वो ड्रग की अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था और जिस फाइल पर आपको अप्रूवल मिली थी। एज शोन इन फिगर 16.1, यानी यही वाली जो डायग्राम है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस में बी डिटरमिन्ड इन वीवो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़, या तो हम इन वीवो बायोइक्विवेलेंस स्टडी करके ड्रग की परफॉर्मेंस को चेक करें, यानी अगर हमने इनमें से कोई चेंजेस किए, या फिर जिसमें इजाज़त हो वहाँ पे इन विट्रो कंपैरेटिव ड्रग्स रिलीज़ और डिसोल्यूशन प्रोफाइल के ज़रिए भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मेथडोलॉजी होगी या ये सिचुएशन होगी जिसमें हमने ड्रग की परफॉर्मेंस को इस तरह से चेक करना है। नाउ बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ इन जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट और अंडा, मीन्स के अंडा का मतलब है ANDA, यानी एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे तो हम बात कर रहे थे किस प्रोडक्ट की, बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट, यानी बिल्कुल न्यू ड्रग है, नई ड्रग लेकर आ रहे हैं पहली दफ़ा मार्केट में, कोई उसकी कॉपी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ये है कि प्रोडक्ट मार्केट में आ चुकी है, उसका पेटेंसी टाइम एक्सपायर हो चुका है, अब आपको इजाज़त है कि आप उसकी जेनेरिक कॉपी बना लें। तो फिर जब आप उसकी कॉपी बनाएंगे तो वो आपको ये साबित करना होगा कि वो जब वो पहली दफ़ा नई न्यू ड्रग बनी थी और अप्रूव हुई थी तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी उसी के बराबर है। तो उसके लिए जो एप्लीकेशन सबमिट होती है रेगुलेटरी बॉडी को, वो सबमिट होती है ANDA, यानी एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। नाउ comparative drug product performance studies are important in the development of generic drug product as mentioned in figure 16.2. Figure 16.2 active pharmaceutical ingredient generic drug product, ठीक है, comparative dissolution profile की अगर इजाज़त है तो, या फिर अगर इसकी इजाज़त नहीं है आपको लाजमी तौर पे इन वीवो स्टडीज़ करनी है तो फिर आप क्या करेंगे, बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ टू अप्रूव्ड रेफरेंस लिस्टेड ड्रग, यानी रेफरेंस लिस्टेड ड्रग वो होगी जो कि सबसे पहले रेफरेंस के तौर पर रेगुलेटरी बॉडी ने अप्रूव की गई होगी, जिसको रेगुलेटरी बॉडी स्टैंडर्ड मानती होगी। और फिर इसमें भी यही है कि अप्रूवल के बाद पोस्ट अप्रूवल चेंजेस कर रहे हैं तो फिर आपको दोबारा उसका डिसोल्यूशन प्रोफाइल या बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ करके सबमिट करनी होगी रेगुलेटरी बॉडी को।
Now, a generic drug product is a multi-source drug product that has been approved by the FDA as a therapeutic equivalent to the reference listed drug product, usually the brand or innovator product. तो आम तौर पे जेनेरिक प्रोडक्ट क्या होती है, एक मल्टी सोर्स ड्रग प्रोडक्ट होती है जो कि अप्रूव्ड होती है बाय द FDA एज ए थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट टू द रेफरेंस लिस्टेड ड्रग प्रोडक्ट। यानी जो जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट क्या है, वो एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि कॉपी प्रोडक्ट है और जो थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट है रेफरेंस लिस्टेड ड्रग प्रोडक्ट। ये रेफरेंस लिस्टेड ड्रग प्रोडक्ट क्या होती है, जिसको FDA ने सबसे पहले अप्रूव किया था, जो कि ब्रांड या इनोवेटर ड्रग प्रोडक्ट होती है and has been proven equivalent drug product performance as per regulatory body। यानी रेगुलेटरी बॉडी ने उसको माना हो कि वो प्रूवन प्रोडक्ट है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लिहाजा जेनेरिक प्रोडक्ट जो भी कॉपी बन रही है उसको उसके इक्विवेलेंट अपने आप को साबित करना पड़ेगा। क्लिनिकल सेफ्टी एंड एफिकेसी स्टडीज़ आर नॉट जनरली परफॉर्म्ड और जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट। आमतौर पे जो इनिशियल क्लिनिकल सेफ्टी और एफिकेसी स्टडीज़ होती हैं जो कॉपी प्रोडक्ट है यानी जेनेरिक प्रोडक्ट है, उसमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो ये इनोवेटर प्रोडक्ट होती है यानी रेफरेंस लिस्टेड ड्रग प्रोडक्ट है, इसमें ऑलरेडी वो हो चुकी होती है। और क्योंकि वो सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ किया जा रहा है, इस वजह से वो इनिशियल क्लिनिकल सेफ्टी स्टडीज़ जो फेज़ 1 फेज़ 2 स्टडीज़ या फेज़ 3 होती हैं उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ जो है वो बायोइक्विवेलेंस साबित करनी है। Since the formulation and method of manufacture of a drug product can affect the bioavailability and stability of drug product, so the generic drug manufacturer must demonstrate that the generic drug product is pharmaceutically equivalent, bioequivalent and therapeutically equivalent to the comparator brand name drug product। लिहाजा जो भी जो फॉर्मुलेशन आप बनाने जा रहे हैं, नई बनाने जा रहे हैं, हाँ ये हो सकता है आप जो बनाने जा रहे हैं नई कॉपी प्रोडक्ट, उसका मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरर आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है बायो अवेलेबिलिटी और स्टेबिलिटी पे फ़र्क आ सकता है। लिहाजा इसीलिए ये ज़रूरी है आपको जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर को कि वो डेमोस्ट्रेट करे कि जेनेरिक प्रोडक्ट जो है वो फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट है, बायो इक्विवेलेंट है और थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट है रेफरेंस लिस्टेड ड्रग प्रोडक्ट से यानी ब्रांड नेम ड्रग प्रोडक्ट से, जिसको पहले FDA ने या रेगुलेटरी बॉडी ने अप्रूव किया है एज स्टैंडर्ड। ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस कंपैरिजन फॉर ओरल जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट इज यूजुअली measured by in vivo bioequivalence studies in normal healthy adult subjects under fasted and fed condition। आमतौर पे बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ जो की जाती हैं जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट के लिए वो की जाती है नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में, और दोनों सिचुएशन में फास्टेड स्टेट में भी यानी एम्प्टी स्टमक भी और फेड स्टेट में भी यानी विद फूड भी, क्योंकि ये चेक किया जाता है कि एम्प्टी स्टमक उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है और फेड स्टेट में भी यानी फूड के साथ ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। और हेल्दी सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया कि जिसमें इजाज़त होगी कि आप कर सकते हैं जो ड्रग ट्राई हेल्दी सब्जेक्ट पे, तो वो तो आप हेल्दी सब्जेक्ट पे हेल्दी वॉलंटियर्स पे करेंगे, लेकिन जहाँ पर नहीं कर सकते होंगे फिर वहाँ पे आपको उस डिज़ीज़ के यानी जिस डिज़ीज़ की वो ड्रग है उसके पेशेंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि फिर ये अनएथिकल हो जाएगा। जैसे एंटी कैंसर ड्रग है, ये अनएथिकल है कि आप नॉर्मल हेल्दी वॉलंटियर्स पे एंटी कैंसर ड्रग ट्राई करें। ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस कंपैरिजन इन विट्रो में ऑल्सो इंक्लूड कंपैरेटिव ड्रग डिसोल्यूशन और रिलीज प्रोफाइल। इन वीवो के अलावा आप इन विट्रो भी कर सकते हैं जहाँ इजाज़त हो वही डिसोल्यूशन प्रोफाइल के ज़रिए। सिमिलर टू द ब्रांड नेम ड्रग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, द जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर में make changes after FDA approval in the formulation, in the source of active pharmaceutical ingredient and manufacturing process or other changes। तो इसी तरीके से आफ्टर इनिशियल अप्रूवल ब्रांड नेम से आपने बायोइक्विवेलेंस साबित कर दी, लेकिन जब आप बनाने जा रहे हैं उसको लार्ज स्केल पे, तो फिर आपने उसमें कोई चेंजेस की फॉर्मुलेशन में, सोर्स में, इंग्रेडिएंट में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या किसी भी किस्म की कोई चेंजेस की। सो फॉर एनी पोस्ट अप्रूवल चेंजेस द मैन्युफैक्चरर मस्ट डेमोस्ट्रेट दैट द चेंज डिड नॉट अल्टर द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट। तो आपको दोबारा ये साबित करना पड़ेगा कि उस चेंज से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी पे और परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और वो उसका चेंजेस के बाद जो भी ड्रग परफॉर्मेंस का डेटा होगा, चाहे वो इन वीवो हो
या इन विट्रो डिसोल्यूशन प्रोफाइल के ज़रिए हो, वो सारा का सारा डेटा आपको रेगुलेटरी बॉडी को प्रोवाइड करना होगा. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द पर्पस ऑफ बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस स्टडीज. नाउ bioavailability and bioequivalence studies are important in the process of improving pharmaceutical product for marketing. पहली चीज़ तो ये कि ये बायोअवेलेबिलिटी और बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ क्यों ज़रूरी हैं, ताकि अप्रूवल लिया जाए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को मार्केट में लाने का. बायोअवेलेबिलिटी क्या है? बायोअवेलेबिलिटी इज़ डिफाइंड एज द रेट एंड एक्सटेंट टू विच द एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्टिव मॉइटी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम a drug product and become available at the site of action. This definition is provided by US FDA and Center for Drug Evaluation and Research, जो कि FDA का ही एक झेली इदारा है. It is a part of FDA. तो बायो अवेलेबिलिटी का वो ये क्या कह रहे हैं कि ये क्या है इसकी डेफिनेशन? रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, ये एक्टिव मॉइटी ऑफ ड्रग जो कि एब्जॉर्ब हो रही है ड्रग प्रोडक्ट से और अवेलेबल हो रही है साइट ऑफ एक्शन पे, तो उसको हम कहेंगे कि रेट यानी कितनी तेज़ी से और एक्सटेंट कितनी क्वांटिटी में वो पहुंच रही है वो ड्रग उस साइट पे जहाँ पे उसकी ज़रूरत है बॉडी में. बायोअवेलेबिलिटी डेटा प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम द फॉर्मुलेशन एंड प्रोवाइड फॉर्मुलेशन इंफॉर्मेशन अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ द ड्रग. अच्छा, बायोअवेलेबिलिटी से हमें ये भी मालूम होता है कि कितने % ड्रग जो है वो ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कितना फ्रैक्शन उसका एब्जॉर्ब हो रहा है, और उससे उसकी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर पे क्या फ़र्क पड़ सकता है. फिर उसके बाद एक डेफिनेशन आती है रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी की. रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी क्या है? रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज़ कंपेयर टू ड्रग फॉर्मुलेशन, यानी इसमें क्या किया जा रहा है? दो ड्रग को फॉर्मुलेशन को कंपेयर किया जाता है. एक बायोइक्विवेलेंस स्टडी इज़ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी स्टडी, और ये बायोइक्विवेलेंस स्टडी इज़ ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी स्टडी. यानी दरअसल बायोइक्विवेलेंस स्टडी जो आप कर रहे हैं, यानी दो फार्मूलेशन को चेक कर रहे हैं, स्टैंडर्ड को और टेस्ट को, तो वो दरअसल क्या है? एक स्टैंडर्डाइज्ड रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी स्टडी है. बायोइक्विवेलेंस इज डिफाइंड एज द एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज इन द रेट and extent to which the active ingredient or active moiety becomes available at the site of drug action when administered at the same molar dose under similar condition in an appropriately designed study. तो बायोइक्विवेलेंस को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि इसमें जो दोनों प्रोडक्ट हैं, जो टेस्ट और रेफरेंस है, उनका जो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, और एक्टिव इंग्रेडिएंट या एक्टिव मॉइटी साइट ऑफ एक्शन पे बराबर मकदार में पहुंच रही हैं, चाहे वो टेस्ट प्रोडक्ट हो चाहे वो स्टैंडर्ड यानी रेफरेंस प्रोडक्ट है. दोनों की जो है वो बराबर क्वांटिटी साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच रही है एब्जॉर्ब होके, और दोनों में कोई, जिनके रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, तो हम उसको कहेंगे कि ये दोनों ड्रग बायोइक्विवेलेंट है, और ये स्टडी बायोइक्विवेलेंस स्टडी कहलाएगी. बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस डेटा play pivotal role in regulatory submission for marketing approval of new and generic drug product throughout the world. तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है. बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ या उसका जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है रेगुलेटरी फाइल सबमिशन के लिए, चाहे वो न्यू ड्रग के लिए आप सबमिट कर रहे हैं या एब्रीविएटेड न्यू ड्रग यानी जेनेरिक ड्रग की फाइल सबमिट करने के लिए और उसका अप्रूवल लेना चाह रहे हैं. तो दोनों सूरतों में आपको इसका जो आप अप्रूवल लेंगे वो आपको जो होगा वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, और आप जो सबमिट कर रहे हैं फाइल उसमें ये इसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा. ईच रेगुलेटरी एजेंट हैज़ डेवलप्ड इट्स ओन यूनिक सिस्टम ऑफ गाइडलाइंस एडवाइजिंग न्यू एंड जेनेरिक ड्रग एप्लीकेशन on how to conduct acceptable bioavailability and bioequivalence studies to support marketing approval. तो जो रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं, जैसे अमेरिका में FDA है, यूरोप में EMEA है, पाकिस्तान में ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान DRAP, तो इन्होंने गाइडलाइंस दी हुई हैं कि कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है अगर वो न्यू ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट न्यू ड्रग के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करना चाहता है पाकिस्तान में मार्केटिंग के लिए या जेनेरिक मार्केटिंग के लिए करना चाहता है, तो उसकी गाइडलाइंस या गाइडेंस उनकी
वेबसाइट पे या उनसे मिल सकती हैं या उनके पास अवेलेबल होती हैं, कि वो ये कहते हैं कि हमें आपके डेटा में बायोइक्विवेलेंस साबित करने के लिए ये चीज़ें चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके डेटा में क्वालिफाई करती होंगी तो हम आपको मार्केट करने का, प्रोडक्ट्स को अप्रूवल दे देंगे। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो वो गाइडलाइंस या गाइडेंस जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे FDA की वेबसाइट पे ये गाइडेंस अवेलेबल मौजूद है। A recent survey of international bioequivalence guidelines showed that there are more similarities than differences among approaches used by various international jurisdictions. कि जो रिसेंट सर्वे किया गया इंटरनेशनल बायोइक्विवेलेंस गाइडलाइंस का, यानी जो मुख्तलिफ लाइक FDA कंट्रीज़ हैं जिनकी रेगुलेटरी बॉडी की जो गाइडलाइंस हैं, उनमें ज़्यादातर जो थी वो जो रिक्वायरमेंट जो थी उसकी गाइडलाइन की, यानी जो फाइल सबमिशन की रिक्वायरमेंट थी वो तकरीबन सेम ही थी, उनमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थी। इन दिस चैप्टर डिस्कशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बायोअवेलेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस एंड ड्रग अप्रूवल रिक्वायरमेंट विल फोकस ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ FDA। उसकी वजह ये है कि ये बुक जो हम पढ़ रहे हैं ये अमेरिकन बुक है और इसमें अमेरिका के हिसाब से डेटा गिवन है, तो इस वजह से, लेकिन हम उसको कोरिलेट करते हैं अपने भी रिक्वायरमेंट से, क्योंकि ड्रैप की रिक्वायरमेंट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, यानी पाकिस्तान में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, वेयर अप्रोप्रिएट रीडर विल बी डायरेक्टेड टू द रेफरेंसेस कवरिंग इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शंस फॉर फर्दर रीडिंग, और जहाँ ज़रूरत हो फिर वो जो रीडर जो होगा वो, या उसको हम रेफरेंस को, अगर कहीं कोई चेंजेस है FDA से हट के, तो फिर जो इस कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसको फिर अप्रोप्रिएटली देखा जाएगा। तो ये हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया पर्पस एंड बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़, इसको कवर कर लिया। नाउ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी, बट दैट वी विल डिस्कस फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।